पिछली वीडियो के अंदर हमने राधा कृष्ण आयोग से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाना, देखा। इस वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है, राधा कृष्ण आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन 1948 के अंदर हुआ था और जिसने अपनी पहली रिपोर्ट है वो 1949 में जारी की थी या सौंपी थी। इस आयोग का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो गठन है वो विश्वविद्यालय स्तर की जो समस्याएं है उनको समाधान, उन समस्याओं का पता लगाना, उनको दूर करने के उपायों को बताना, उसके लिए इसका गठन किया गया था। ऐसा नहीं है कि हमारे जो आयोग है, पहले जो आयोग थे उनमें शिक्षा के क्षेत्र के लिए या शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारे पहले भी काम चल रहे थे, पहले भी आयोग बनाए गए थे। लेकिन आयोग बनाए क्यों जाते हैं? जो पिछले आयोगों के अंदर जो गलतियाँ जो कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उन पर विचार विमर्श करने के लिए अगले आयोग बनाए जाते हैं। ऐसे ही आज़ादी के बाद ये हमारा पहला आयोग था शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी राय देने वाला जो आयोग था, ये पहला जो 1948 में राधा कृष्ण आयोग के नाम से जिसको जाना जाता है। और इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी जिसके दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। फिर आगे आ जाती है एक, उसमें कुछ कमियां थी तो उसके लिए थर्ड। तो ऐसे आयोग बनाए जाते हैं जो कमियां दूर करने के लिए, शिक्षा की प्रगति लाने के लिए बनाए गए थे। तो यहाँ पे राधा कृष्ण शिक्षा आयोग, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। वैसे 3 व्यक्ति थे लेकिन इनका भी नाम था उसमें शामिल, भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इनका जो जन्म है वो 5 सितंबर, जन्म दिवस को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। अब इसके कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्ण आयोग के नाम से जिसको जाना जाता है, ने विश्वविद्यालय के स्तर को बढ़ाने के लिए निम्न मुख्य सुझाव दिए थे अपने। वो मेन सुझाव क्या थे? एक तो था यहाँ पे कि शिक्षण संकाय और शिक्षण स्तर, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, मतलब कि विश्वविद्यालय का प्रशासन किस प्रकार से चलाना चाहिए और उसके वित्त की जो भी वित्त व्यवस्था भी कितना उसको पैसा चाहिए, उस पैसे का यूज़ वो कहाँ कहाँ करेगा, किन किन चीज़ों के लिए करेगा, किस प्रकार से वो उस पैसे का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में लगाएगा, उसकी व्यवस्था, उसका सुझाव देना और विश्वविद्यालय की शिक्षा और संरचना और उसका संगठन करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट जो है इसमें शिक्षण, जो इसका जो पार्ट दे रखे 4 सुझाव, उनको अब ओपन करके बताया गया है यहाँ से बिल्कुल डिटेलिंग के अंदर। शिक्षण संकाय की बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्ण आयोग, जिसको जो 1948 के अंदर बनाया गया था और 1949 में उसने पहले रिपोर्ट की गई थी, उसने शिक्षण संकाय को 4 के आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है, के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक तो होते हैं प्रोफेसर, एक होते हैं पाठक, एक होते हैं व्याख्याता, एक होते हैं प्रशिक्षक। इन चार वर्गों के अंदर बांटा गया है। उसके बाद उन्होंने शिक्षण कार्य की समय सीमा सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी इसने प्रावधान दिया। इसी आयोग के द्वारा बोला गया कि जो शिक्षकों को 4 श्रेणियों में बांटा, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। उसके बाद शिक्षण कार्य की जो सीमा है वो लगभग कितनी होनी चाहिए? लगभग 18 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सप्ताह के अंदर। और शिक्षक की जो सेवा है, जो जब से वो लगेगा और तब तक काम करेगा, वो 60 वर्ष से 64 वर्ष कर देगी उसकी जो आयु उम्र। भाई अगर वो 60 वर्ष तक पढ़ाता है तो वो 64 वर्ष तक पढ़ाएगा शिक्षक की। उसके बाद बात करें नेक्स्ट शिक्षण का स्तर, जो कि सेकंड पार्ट था। शिक्षण के स्तर के अंदर क्या किया गया? शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए? भाई व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जा सके, शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके, समस्याओं को दूर किया जा सके, जो कमियां उनको दूर किया जा सके। उन्होंने देखा इसमें बहुत सारी समस्या, तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालय, एक तो होता है विश्वविद्यालय जिसके अंडर में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, उनकी बात की गई है। वो उसके नीचे जो महाविद्यालय होते हैं, जो कॉलेज वगैरह होते हैं, एक विश्वविद्यालय होती है, यूनिवर्सिटियाँ वगैरह जो होती है, उनकी बात की गई है।
यूनिवर्सिटी अलग होते, कॉलेज फिर अलग हो जाते हैं यहाँ से। तो उसमें विश्वविद्यालय के अंदर 3,000 से अधिक और उनसे संबंधित उसके नीचे काम करने वाले जो उसके अंडर में जो काम करने वाले जो महाविद्यालय हैं उनमें 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ताकि सही प्रकार से शिक्षा के चलाए जा सके। और कार्य दिवसों की संख्या मतलब कि साल में 180 दिन क्लास लगनी जरूरी है, 180 दिन क्लास लगनी चाहिए। और परीक्षा को छोड़ के, जब परीक्षा होती है, पेपर होते हैं, उनको छोड़ के 180 दिन क्लास लगनी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं करनी चाहिए, मतलब कि जो भी चीज़ की वो पढ़ाई कर रहा है, मैथ से संबंधित है, एसएस से संबंधित है या किसी भी चीज़ से संबंधित है, उसकी बुक नहीं बोलनी चाहिए, बुक निर्धारित नहीं करनी चाहिए कि आपने इस राइटर की बुक लेके आनी है या आपने इसकी बुक पढ़नी है या इसमें से आपका सिलेबस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जो हम छात्रों को तैयारी कर रहे हैं या जिनकी बात कर रहे हैं वो विश्वविद्यालय स्तर की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए शिक्षा आपका पेपर जो उनका पेपर होगा वो कहीं से भी आ सकता है। तो उनको कोई एक टारगेट बुक नहीं देनी चाहिए कि आपकी ये टारगेट बुक रहेगी, ऐसा नहीं है। आप तैयारी करो, आपका पेपर कहीं से भी आ सकता है, आप नेट से तैयारी करो, मोबाइल से, गूगल से, कहीं से भी। तो कोई बुक निर्धारित नहीं करनी चाहिए, ये भी इसका मेन लक्ष्य बताया गया है। उसके बाद है परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए भी, जो परीक्षाओं का स्तर था बहुत ज़्यादा बदतर हो चुका था, गिर चुका था। उसका मेन रीज़न क्या था? एक तो मेन रीज़न ये था कि जो पास हो गया उसको एडमिशन मिलेगा, चाहे उसके 33% है, चाहे उसके 34 है, 35 है, 36 है। इस कारण से सब ये सोचते भी चलो काम कर लिया, खेत में या घर पे है, जो भी है, पास हो गए, एडमिशन तो हो जाएगा, चाहे कुछ होता हो। ऐसे सिस्टम था जिसके कारण जो शिक्षा का स्तर था वो लगातार नीचे गिरता जा रहा था, क्योंकि उनको डर नहीं था, उनको एडमिशन मिल पा रहा था हर चीज़ के अंदर। लेकिन इस आयोग ने बोला कि अगर शिक्षा का स्तर सुधारना है तो एडमिशन जो होता है वो न्यूनतम स्तर, न्यूनतम अंक निर्धारित की जानी चाहिए कि इतने से अगर कम है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। और ये ज़रूरी भी था और यही किया गया, क्योंकि इस डर के कारण अब उनको पता चल गया भी ये निर्धारित कर दिया अगर इससे कम नंबर आए तो एडमिशन नहीं होगा, मेरे को घर ही रहना पड़ेगा। यही मेन रीज़न था। तो इसलिए उन्होंने परीक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, उठाने के लिए फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न श्रेणी के न्यूनतम प्राप्त अंकों का गठन किया। भाई 70% पर अंक प्राप्त करने वाले वो कौन हो गए? फर्स्ट डिवीज़न, 55% का सेकंड डिवीज़न और 40% है वो कौन से कर दिए? थर्ड डिवीज़न। ये इस आयोग का सिफारिश थी, इस आयोग ने इसको विचार रखा था। लेकिन आज वर्तमान में अगर बात करें तो 60% अगर किसी व्यक्ति के नंबर है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न माना जाता है, उसके फर्स्ट डिवीज़न मानी जाती है। और उसके बाद 45% पे सेकंड डिवीज़न मानी जाती है और 33% पे थर्ड डिवीज़न मानी जाती है। 33% माना जाता है पास वाला, जो आज देखते हैं आप नंबरों के अंदर। उसके बाद है थर्ड, जो आपने देखा था उसका जो 4 सुझाव दिए थे, उसमें थर्ड में क्या दे रखा है इसने कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि जो उच्च शिक्षा, जो हमारी जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, उसको समवर्ती सूची में रखा जाए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती, 3 प्रकार की सूची आपको पता, केंद्र जिसको संघ सूची बोलते हैं, जिसमें जितने भी विषय होते हैं उनके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची पे राज्य सूची पे कानून राज्य सरकार बनाते हैं। समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि समवर्ती सूची में रखा जाए शिक्षा को। इसी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी। शिक्षा से संबंधित नीतियाँ बनाने का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा जाए। जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी कानून, नीतियाँ जो भी बनाने हैं, कार्यक्रम तैयार करने, वो केंद्र सरकार करे और राज्य उनको लागू करे। ये भी व्यवस्था इसके अंदर की गई थी। और विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए, ताकि जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट स्कूल की ओर ना भागे, फिर वो जो स्टूडेंटों के अंदर खाई, जो शिक्षा की खाई, वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो अमीर लोग हैं, जो किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है, भी वो उसका अफोर्ड कर सकते हैं, उसको मतलब उसका खर्च उठा सकते हैं, वो बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जो पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाले हैं, जिनके पास वो इतने पैसे नहीं है कि वो उस शिक्षा को प्राप्त कर सके, उस महंगी शिक्षा को प्राप्त कर सके, तो ऐसे में आपको पता है कि जो महंगी शिक्षा प्राप्त करेगा या ज़्यादा पैसे दे के शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो इसी कारण से उनकी शिक्षा के स्तर में काफ़ी अंतर आ जाएगा। तो ऐसे देश में समस्याएं बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने की बजाय नीचे गिरेगा। तो ऐसी कंडीशन में सभी महाविद्यालयों को एक करना, ये भी उसमें बोला गया। और विश्वविद्यालयों को अनुदान, क्योंकि उनको अपना सिस्टम चलाने के लिए उनके पास पैसे भी होने जरूरी है, तो इसलिए विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करने के लिए
प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई। उसके बाद लास्ट जो इसका पोर्शन है उसमें क्या बात है यहाँ पे, अगर आप देखते हो फोर्थ में, विश्वविद्यालय की शिक्षा और संगठन। विश्वविद्यालय शिक्षा संरचना और संगठन के बारे में आयोग ने क्या सुझाव दिए थे। उसने उच्च शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा था। जो उच्च शिक्षा थी उसने 3 स्तरों में बांटा था। कौन कौन सी? एक तो है स्नातक, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, एक होती है फिर सेकंड स्नातकोत्तर, एक होती है शोध, जिसको पीएचडी बोलते हैं हम, वो 2 वर्ष की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 3, 2 और 2 ये उसने बोला था। स्नातक ग्रेजुएशन वगैरह जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद स्नातकोत्तर 2 वर्ष की है, और शोध वगैरह जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो 3 वर्ष की। इन 3 स्तरों में बांटा था। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और थी। उच्च शिक्षा की कुछ 3 श्रेणियों में, एक तो कला, विज्ञान और व्यावसायिक तकनीक। उन्होंने वो ये भी साथ में सुझाव दिया था कि साथ साथ में शिक्षा के साथ साथ उनको व्यवसाय का ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे देशों से पीछे न रह जाए। उसके बाद व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालय में अलग अलग विभागों को खोलना जरूरी है। व्यावसायिक अलग अलग शिक्षा का अलग विभाग होना चाहिए, कृषि शिक्षा का अलग विभाग होना चाहिए, वाणिज्य शिक्षा का अलग विभाग होना चाहिए, चिकित्सा जहाँ पे डॉक्टर वगैरह तैयार किए जाते हैं वहाँ पे अलग होना चाहिए, कानूनी शिक्षा का वो अलग होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा वो अलग होना चाहिए। ये सारी शिक्षाओं के लिए अलग अलग विभाग होने चाहिए, ताकि एक ही जगह पे ऐसी वो खिचड़ी सी पकने वाला काम ना हो। ये भी इसने अपना सुझाव दिया था। उसके बाद आप देख रहे हो कि शिक्षा आयोग के उद्देश्य, शिक्षा आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य थे: पूर्ण गठन करना, पाठ्याचार्य, प्राध्यापक, छात्रावास, छात्र अवधि, ये कुछ थे उसके। इस आयोग के सदस्यों की बात करें तो इसमें लगभग 10 सदस्य थे, और इसका अध्यक्ष था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भी थे इसमें, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी, डॉक्टर ताराचंद, ऐसे कुछ, डॉक्टर एस लक्ष्मण मुदारियर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको। ये जो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आयोग बना था उसका अध्यक्ष थे ये, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब फिलहाल हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसके अध्यक्ष है, राधाकृष्णन आयोग जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी बात करें यहाँ पे। तो इसमें 10 मेंबर थे। तो उसके बाद अगर आप देखते हो तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के चरित्र निर्माण के सुझाव, तो यहाँ पे बात की गई यहाँ पे कि डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में योग्यता के आधार पर प्रवेश होना चाहिए। योग्यता के आधार पर, ऐसा नहीं कि जो भी आया उसको एडमिशन मिल गया। ऐसी स्थिति में तो फिर शिक्षा का पिछले बैक में ही स्तर गिर जाता है। बच्चे सोचते हैं भी मेरे को एडमिशन तो मिल रहा है, ये बड़ी समस्या थी। उसके बाद है योग्य व प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क निष्पक्ष रूप से छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी शिक्षा जारी रख सके। स्वास्थ्य सुधार की सुविधा नियमित रूप से मिलनी चाहिए, खेलकूद और ये आदि भी उनको मिलना जरूरी है। छात्रों को राजनीति से दूर, छात्र यूनियन जो छात्र संगठन है उसको हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि छात्र का राजनीति के अंदर कोई काम नहीं है। और परामर्शदात्री समिति प्रत्येक कॉलेज में हो, सलाह के लिए प्रत्येक कॉलेज में एक अंदर समिति होनी चाहिए। शिक्षा संस्था के प्रशासन में छात्रों की भी भागीदारी होनी जरूरी है। ये भी इस आयोग के द्वारा कहा गया था। अब आख्या की बात की जाए तो इसने आख्या क्या किया है, तो इस आयोग के द्वारा, तो आप देखोगे आयोग द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की गई। भारतीय विश्वविद्यालय की अवस्था, समस्याओं और उनके उपचार से संबंधित लगभग 1000 विश्वविद्यालयों को मेल किया गया। उसमें से 600 ने जवाब दिया और वापस भेजा। दूसरा, उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षक, अध्यापकों से मिलकर भी समस्याओं के बारे में बात की। लगभग उनको 9 महीने लगे। जो 1948 में इनका गठन किया गया था, उन्होंने 1000 विश्वविद्यालयों के पास मेल किया उनकी समस्याओं के लिए, सुझाव के लिए। 600 ने उनको उत्तर दिया। उसके बाद दूसरा, कुलपति, शिक्षक और उन विद्यार्थियों से मिलकर विश्वविद्यालयों की समस्याओं के बारे में बातें की, समझा उनको। और आयोग की आख्या को पूरा होने में लगभग 9 महीने लगे। आख्यान का कार्य 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ था, मतलब इसका गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था। और 25 अगस्त 1949 को आयोग ने भारत सरकार को अपना जो रिपोर्ट है वो जारी की थी, सौंपी थी भी। ये समस्या है, इनको दूर करने के लिए सुझाव सारी सौंपी थी। इसमें टोटल 747 पन्ने थे, जिसे 15 भागों में विभाजित किया गया था। 747 पन्ने थे और टोटल कितने भागों में? 15 भागों में इनको विभाजित किया गया था। उसके बाद है आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो
तो राधा किशन आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 में किया गया था। राधा किशन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पन्नों की अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें जो 15 अध्यायों के अंदर बटे हुए थे। आयोग के प्रमुख उद्देश्य में शिक्षित नागरिक तैयार करना, प्रजातंत्र मूल्यों को स्थापित करना, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, राष्ट्रीय एकता आदि को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद है, आयोग ने अध्यापक कल्याण और विशेष अध्यापकों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिए उचित वेतन, भविष्य निधि, रिटायर होने के बाद जो होते हैं बीमा, जीवन बीमा, पेंशन आदि का सुझाव दिया गया। आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। उच्च शिक्षा का जो समस्याओं का स्तर सुधारने के लिए, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का समय एक वर्ष में कम से कम 180 दिन स्कूल चलने चाहिए। इससे पूर्व 12 वर्ष का उसको शिक्षा संबंधी कार्य आता हो, पढ़ाने का कार्य उसके द्वारा किया गया हो, लगभग 12 वर्ष का उसको ज्ञान हो। उसके बाद आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में वाणिज्य, अभियंत्रण, तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के सुझाव दिए और उनके अलग अलग विभागों खोलने की बात की अलग अलग जगह पर। उसके बाद आप देख रहे हो कि शिक्षा के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को सीधे स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में त्रिभाषा के रूप में प्रादेशिक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा, कि त्रिभाषा का रूप इसे ने दिया था। संघीय भाषा, अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करना चाहिए। प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा, केंद्र की और अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करना चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया था कि परीक्षा प्रणाली को बदलकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाए, मतलब छोटे क्वेश्चन जो है, और 5 वर्ष के अनुभव युक्त व्यक्ति को प्रशिक्षक नियुक्त किया जाए। 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षक नियुक्त किया जाए, मतलब छोटे क्वेश्चन की बात की गई है यहाँ पे। आयोग ने प्रथम श्रेणी का 70%, द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने वाले को 55% और तृतीय वाले को 40% निर्धारित करने का सुझाव दिया। बाकी अगर आप देखते हो, छात्र कल्याण के लिए विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में छात्र परिषद का गठन किया गया। छात्रों के कल्याण के लिए ये जरूरी है कि उनकी भी समस्याओं को सुना जाए। आयोग ने ग्रामीण स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय, भूमि सुधार, गांव प्रशासन आदि के संदर्भ में अपने सुझाव दिए कि गांव ग्रामीण क्षेत्र पर ये कृषि विश्वविद्यालय खुलने चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो लोग हैं वो कृषि करते हैं, तो उनको कृषि से संबंधित समस्याओं का ज्ञान होना जरूरी है और वो वहाँ के जो बच्चे हैं वो यही शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी अधिक मात्रा में अनुदान की सिफारिश की। महिला शिक्षा के लिए भी आयोग ने अर्थशास्त्र, संगीत, ललित ज्ञान और साथ में गृह विज्ञान के बारे में कहा। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने समझाई है, कुछ पॉइंट क्वेश्चन है जो आपको आते होंगे, समझ में आ गए होंगे कि जो मैंने समझाई है अब उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आप जानते हो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को हम जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को। राधाकृष्णन आयोग किस नाम से जाना जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका शिक्षा आयोग का नाम है इसका। राधाकृष्णन शिक्षा आयोग का गठन, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, कल हुआ था 4 नवंबर 1948 को हुआ था। और इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब जारी की थी? इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जो ये था राधाकृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, इसने अपनी पहली रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को जारी की थी, जिसमें 747 पेज थे और 15 अध्यायों के अंदर बटा हुआ था ये। राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, वो इसके अध्यक्ष थे। 10 इसमें मेंबर थे टोटल। भारत के पहले भारत रत्न लेने वालों में कौन कौन शामिल था? देखो, हमने यहाँ पे सिर्फ इस आयोग की बात करें तो वैसे 3 व्यक्ति थे। जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है, और इनमें प्राप्त करने वालों में 3 व्यक्तियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, जिनको सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था।
इनके शिक्षा के क्षेत्र में, भारत के विकास में और बहुत सारे योगदान थे जिनके कारण भारत अपना विकास कर पाया या विकास में इन्होंने योगदान दिया। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत में 5 सितंबर को किस रूप में बनाया जाता है, किसकी याद में बनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। राधाकृष्णन कमीशन ने शिक्षा को किस सूची में रखने की सिफारिश की थी? तो आपको मैंने बताया था समवर्ती सूची, जिसमें जो नीतियाँ वगैरह कौन लागू करेगी? केंद्र सरकार, और बनाएगी केंद्र सरकार और लागू करेगी राज्य सरकार। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लागू किया गया था? 1976 में। और कौन से संशोधन? 42वें संशोधन के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। इस आयोग का क्या नाम था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्यों रखा गया? विश्वविद्यालय स्तर की समस्याओं का पता लगाना है, उनका हल निकालना है, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया था। भी विश्वविद्यालय की जो भी समस्या है उनका पता लगाना, उनको हल निकालना। उसके बाद राधाकृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट जारी करने के लिए इसका गठन किया गया था, इस आयोग का। राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने यूनिवर्सिटियों को पैसे देने के लिए एक संगठन की बात की, जिसका नाम था, उसको बनाया जाए यूजीसी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राधाकृष्णन आयोग ने की थी। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय से पूर्व कितने वर्ष का अध्ययन होना जरूरी है? 12 वर्षों का अध्ययन जरूरी है। उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा था? तो राधाकृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये था। उसके बाद है, अब आप देख रहे हो कि शिक्षा कार्य समाप्त सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी इसके द्वारा, किस आयोग के द्वारा कहा गया था? राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। और एक वर्ष में 180 दिन तक क्लास लगनी चाहिए, पेपरों से अलग। आज़ादी के बाद भारत की शिक्षा स्थिति को सुधार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? और राधाकृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर जो आपने देखे। डियर स्टूडेंट और मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। सेकंड, अगर वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो प्लीज़ आप इसे कमेंट करें, बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी गलतियां ना करूं, उनको सुधार पाऊं और अच्छी और बेहतर वीडियो आपके लिए बना पाऊं। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, गलतियां हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नोट्स तैयार करना, उनको लिखना, उनको सिस्टम वाइज लगाना, उसके बाद छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, पता नहीं चलता, नोटिस नहीं हो पाती। गलती करने का किसी का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करना, छोटी मोटी गलतियां जो पता नहीं चलती है बार बार देखने के बाद भी। सो प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई गलती समझ में आती है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।